हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है एंड आरडीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है। ठीक है, स्टार्टिंग विद बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। It is a branch of biology which deals with the techniques of using live organisms or enzymes from organisms in order to produce different products and processes useful to humans। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, ये एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी में जिसमें कि हम ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिसमें कि हम न्यू न्यू प्रोडक्ट्स बना सकें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके। जो टर्म बायोटेक्नोलॉजी है, इट वाज कॉइन्ड बाय कार्ल एरेकी इन 1917 में, and it encompasses both the traditional as well as modern biotechnology. Now, talking about the principles of biotechnology, so there are two core techniques that enable the birth of modern biotechnology. The very first one is genetic engineering and the second one is sterilization methods. So genetic engineering क्या होता है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि हम जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई करते हैं, उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे एंड देन हम उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे टू प्रोड्यूस द न्यू कैरेक्टर्स। ठीक है, टू चेंज द फिनोटिपिक कैरेक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका फिनोटाइप चेंज करने के लिए हम डीएनए या आरएनए को मॉडिफाई करेंगे एंड उसको होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। एंड पॉल बर्ग जो थे उनको फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोला जाता है। ठीक है, एंड जो बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म थी वो किसने दी थी, वो दी थी कार्ल एरिकी ने। ठीक है, स्टरलाइजेशन मेथड्स क्या होते हैं, वो मेथड्स होते हैं जिनमें कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री कंडीशंस को मेंटेन करा जाता है फॉर दी केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस के लिए, ताकि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सेल्स या उन्हीं माइक्रोब्स की ग्रोथ हो जिनकी हमें ज़रूरत है। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे माइक्रोब्स की ग्रोथ ना हो जो कि चीज़ों को ख़राब कर दे। तो इसीलिए स्टरलाइजेशन मेथड्स यूज़ किए जाते हैं ताकि एक कंटामिनेशन फ्री इन्वायरमेंट मेंटेन रहे जेनेटिक प्रोसेसिंग के लिए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये एक ऐसी टेक्निक है जेनेटिक इंजीनियरिंग की जिसमें कि दो जीन्स को डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से लिए गए हैं उनको कंबाइन करते हैं एंड एक न्यू जीन बनाते हैं। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट का मतलब ये क्या है, रिकॉम्बिनेशन मतलब एक सोर्स ये है एक सोर्स ये है, यहाँ से एक जीन लिया यहाँ से एक जीन लिया, इन दोनों जीन्स को कंबाइन किया एंड जो इस दोनों को कंबाइन करने के बाद जो जीन बनेगा उसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट जीन। ठीक है, एंड ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो था, इट वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर इन 1972। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि जो सबसे पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया था वो किसने बनाया था, स्टैनले कोहेन ने एंड हर्बर्ट बॉयर ने। ठीक है, अब हम बात करते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब क्या क्या टूल्स हैं जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं। अब हमने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से जीन्स लिए, उनको कंबाइन किया तो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें बनेंगी कैसे, इसके लिए हमें टूल्स की तो ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो क्या क्या टूल्स हैं जो कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं, वो है जो सबसे पहला टूल है वो है एंजाइम्स। एंजाइम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आरडीएनए टेक्नोलॉजी में। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस में इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहला जो एंजाइम आता है वो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोला जाता है। अब हमने अगर हमने कुछ भी कट करना हो तो हम सीजर्स यूज़ करते हैं, लेकिन अब हमें डीएनए को कट करना है तो डीएनए को तो आप नॉर्मल सीजर से कट नहीं कर सकते हो। आप कर सकते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो मॉलिक्यूलर जो सीजर्स होती हैं जो डीएनए को कट करती हैं उनको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, एंड आर्बर स्मिथ एंड नेथन ने डिस्कवर किया था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को। दीज एंजाइम्स आर यूज्ड फॉर कटिंग द डीएनए एट द स्पेसिफिक लोकेशंस ड्यूरिंग द डीएनए टेक्नोलॉजी। तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी के टाइम आपको डीएनए को कट भी करना है, तो डीएनए को कट कैसे करोगे आप, तो वो आप करोगे मॉलिक्यूलर सीजर्स की मदद से, दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से, जिनको मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोला जाता है। ठीक है, अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को न्यूक्लियसिस भी बोलते हैं। न्यूक्लियसिस का मतलब क्या होता है, जो कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स जो होते हैं न्यूक्लियोसाइड्स के बीच में उनको ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियसिस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, जो एक्सोन्यूक्लियसिस होते हैं वो एंड्स पे कट लगाते हैं, ये क्या करते हैं, ये एंड्स पे कट प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो एंडोन्यूक्लियसिस होते हैं ये सेंटर में, मतलब कि सेंटर में कट प्रोड्यूस करते हैं। एंड जो एक्सोन्यूक्लियसिस होते हैं ये क्या करते हैं, ये स्टिकी एंड्स एज वेल एज ये ब्लंट एंड्स बनाते हैं, एंड जो एंडोन्यूक्लियसिस होते हैं ये स्टिकी एंड बना सकते हैं या ब्लंट एंड बना सकते हैं। सेकेंड जो एंजाइम है वो है डीएनए लाइगेसेस। डीएनए लाइगेसेस क्या होते हैं, लाइगेसेस मतलब लाइगेट करना, लाइगेट मत करना मतलब जोड़ना। जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को मॉलिक्यूलर सीजर्स बोला जाता है, उसी तरह से डीएनए लाइगेसेस को मॉलिक्यूलर ग्लू बोला जाता है। ठीक है, अब डीएनए को काटने के लिए आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करोगे। अब दो डीएनए को अगर आपको जोड़ना होगा तो आप क्या यूज़ करोगे, मॉलिक्यूलर ग्लू यूज़ करोगे, एंड वो कौन से एंजाइम है, वो है डीएनए लाइगेसेस। ये क्या करते हैं, ये ब्रोकन जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, जॉइन करते हैं। ठीक है, थर्ड इज एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये क्या है, ये वो एंजाइम है जो कि फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है।
ठीक है, क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है 5 प्राइम एंड से डीएनए मॉलिक्यूल के। ठीक है, नेक्स्ट इज डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या है, एक ऐसा एंजाइम है जो कि इन विट्रो सिंथेसिस करता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड के ऑन डीएनए टेम्पलेट्स। मतलब जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है उस टाइम पे डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए स्ट्रैंड होता है उसकी सिंथेसिस करता है। मतलब ये मेरे पास एक डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, इसको देख के ही एक और स्ट्रैंड बनेगा। मतलब एक रेप्लिकेशन का मतलब ये होता है, इसको देख के एक और स्ट्रैंड बनेगा। तो इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री ये वाला जो स्ट्रैंड बनता है, ये कौन फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, डीएनए पॉलीमरेज हेल्प करता है। आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि डीएनए रेप्लिकेशन में जो डीएनए पॉलीमरेज है प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब आ जाता है क्लोनिंग वेक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स जो होते हैं ये स्मॉल डीएनए सेगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, स्मॉल डीएनए के ही सेगमेंट होते हैं जो क्या करते हैं, फॉरेन डीएनए को अपने साथ कैरी करते हैं एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म में पहुंचाते हैं। अब जो फॉरेन डीएनए है, अगर वो आपने होस्ट के अंदर पहुंचाना है, ठीक है, मेरे पास फॉरेन डीएनए है और ये होस्ट सेल है, ये आपने इसके अंदर पहुंचाना है, तो आप कैसे पहुंचा दोगे, सीधा ऐसे पहुंचा दोगे, नहीं, ऐसे नहीं जाएगा। तो ये जो आपका फॉरेन डीएनए है, आप इसको वेक्टर के साथ क्या करोगे, लाइगेट करोगे। जब आप इसको वेक्टर के साथ जोड़ोगे उसके बाद आप इसको होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो क्लोनिंग वेक्टर्स जो होते हैं ना, वेक्टर क्या होते हैं, ये स्मॉल सेगमेंट्स होते हैं किसके, डीएनए के ही सेगमेंट्स होते हैं ये स्मॉल, जो कि क्या करते हैं, फॉरेन डीएनए को अपने साथ लेकर होस्ट के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पे रेप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, ये जो वेक्टर्स जो होते हैं इनके पास एबिलिटी होती है टू रेप्लिकेट विद इन द बैक्टीरियल सेल्स इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए। जो आइडियल वेक्टर जो अगर हम बोलेंगे, एक आइडियल वेक्टर वो होता है जिसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, ये वो सीक्वेंस होता है जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इज सेलेक्टेबल मार्कर्स। सेलेक्टेबल मार्कर्स क्यों ज़रूरी है एक वेक्टर के पास होना, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पे ये 4 सेल्स हैं, ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने इस वाले सेल के अंदर एंड इस वाले सेल के अंदर मैंने ये वेक्टर को डाल दिया मैंने, ठीक है, ये जो वेक्टर है इसके पास फॉरेन डीएनए है, मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा, अब ये मेरे पास चारों सेल्स हैं, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इन 2 के अंदर नहीं गया है ये वेक्टर और इन 2 के अंदर चला गया। ये तभी पता चलेगा क्योंकि वेक्टर्स के पास होता है सेलेक्टेबल मार्कर्स। सेलेक्टेबल्स मार्कर क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं हमें आइडेंटिफाई करवाने में कि कौन सा सेल जो है वो ट्रांसफॉर्मेंट है एंड कौन सा जो है वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। मतलब किस सेल के अंदर वेक्टर गया है एंड किसके अंदर हमारा फॉरेन डीएनए नहीं गया है, ठीक है। थर्ड थिंग इज क्लोनिंग साइट्स। अब जो वेक्टर्स होते हैं उनके पास क्लोनिंग साइट्स भी होनी चाहिए। क्लोनिंग साइट्स को हम रिकॉग्निशन साइट्स भी बोलते हैं। एंड ये जो साइट्स होती हैं ये क्यों ज़रूरी होती हैं, ताकि हम फॉरेन जो हमारा डीएनए है या वेक्टर के साथ लिंक कर सकें, ठीक है। वेक्टर जो होता है उसके साथ हम अपना फॉरेन डीएनए जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, ये जो क्लोनिंग साइट्स होती हैं ये रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं जिनकी मदद से हम फॉरेन डीएनए को यहाँ पे लिंक करेंगे, तो ये वेक्टर के साथ हमारा फॉरेन डीएनए जुड़ जाएगा। फिर हम इस वेक्टर को हमारे जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है, ये हमारा होस्ट ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर हम ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं वेक्टर्स जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं। प्लाज्मिड्स हैं, बैक्टीरियोफेजेस हैं, और भी कई तरह के वेक्टर्स होते हैं। कॉस्मिड्स होते हैं, ठीक है, बीएसीज़ होते हैं, वाईएसीज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिए गए हैं वो है प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेजेस। तो प्लाज्मिड्स जो होते हैं ये स्मॉल ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है। प्लाज्मिड्स जो होते हैं इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही यही है कि ये स्मॉल होते हैं, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग होते हैं, ठीक है। जो वेक्टर होना चाहिए ना उसके पास ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो रेप्लिकेट कर सके, ठीक है। एंड जो प्लाज्मिड्स होते हैं ये सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। वेक्टर्स होते हैं क्या, वेक्टर्स होते हैं डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं। तो प्लाज्मिड क्या है, वेक्टर ही तो है। तो वेक्टर ये कैसा वेक्टर है, एक स्मॉल वेक्टर है, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेट कर सकता है, सर्कुलर है और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। एंड ये बैक्टीरिया एंड यीस्ट में पाया जाता है, ठीक है। एंड इसकी एग्जांपल आगे PBR322। नेक्स्ट इज बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं ये वायरसेस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। एंड दे आर यूज्ड एज वेक्टर बिकॉज ऑफ द वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल्स। बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। इनको क्यों यूज़ किया जाता है एज अ वेक्टर, क्योंकि इनका जो कॉपी नंबर होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो हाई कॉपी नंबर होने की वजह से बैक्टीरियोफेजेस को एज अ वेक्टर यूज़ किया जाता है। अब आ जाता है थर्ड, वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो प्लांट्स में अगर हम बात करें तो जो टीआई प्लाज्मिड होता है उसको हम यूज़ करते हैं क्लोनिंग वेक्टर, प्लांट्स में बात कर रही हूँ। एंड जो प्रॉपर वेक्टर है क्लोनिंग इन एनिमल सेल्स वो है SV40। एंड थर्ड टूल इज कॉम्पिटेंट होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब हमने ये तो देख लिया, अब हमने अगर फॉरेन डीएनए बनाना है तो हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज़ करेंगे। डीएनए को काटने के लिए हम डीएनए लाइगेज को यूज़ करेंगे जोड़ने के लिए, ठीक है। अगर हमने ट्रांसफ़र करना है अपना फॉरेन डीएनए किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम वेक्टर यूज़ करेंगे। अब बात आती है कि अब ये हमने जो हमारा ये जो फॉरेन डीएनए है इसको हम पहुंचाएंगे कैसे,
ठीक है? अभी मेरे पास होस्ट सेल है, इसके अंदर मुझे अपना ये वेक्टर जो है इसके अंदर मैंने ट्रांसफ़र करना है, तो मैं कैसे करूँगी? ये जो सेल्स जो होते हैं ना, होस्ट सेल्स, मतलब कोई भी सेल जो हो गया, मतलब कोई भी अगर सेल की हम बात करें, तो जो सेल होता है वो अपनी मेम्ब्रेन के थ्रू डीएनए को पास नहीं होने देता है। वेक्टर क्या है? डीएनए का तो मॉलिक्यूल है, ठीक है? तो ये जो सेल्स होते हैं, ये अपनी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डीएनए को पास नहीं होने देते। क्यों? क्योंकि डीएनए इज़ अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, ठीक है? तो इसीलिए जब भी हमने अपने फॉरेन डीएनए या मतलब वेक्टर के अगर मैं बोलूँ, मैंने होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर मैंने भेजना है, तो मुझे सबसे पहले सेल को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? सेल को सबसे पहले कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कि मुझे सेल को ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो फॉरेन डीएनए को ले ले, वो अपने अंदर फॉरेन डीएनए को एंटर करने दे, क्योंकि सेल तो ऐसे नहीं करने देगा एंटर, वो तो रेजिस्ट कर देगा, मुझे फॉरेन डीएनए लेना ही नहीं है। तो उस फॉरेन डीएनए को मुझे उस सेल के, होस्ट सेल के अंदर भेजने के लिए सेल को बनाना पड़ेगा कॉम्पिटेंट। एंड ये जो कॉम्पिटेंट जो सेल को मैं बनाऊँगी, इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है? हीट शॉक मेथड है, बायोलिस्टिक या फिर जीन गन मेथड है, या फिर माइक्रो इंजेक्शन मेथड है, ठीक है? यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है कि कॉम्पिटेंसी क्या है? एबिलिटी ऑफ अ सेल टू टेक अप द फॉरेन डीएनए। सेल की एबिलिटी कि वो फॉरेन डीएनए को अपने अंदर ले ले, उसको कॉम्पिटेंसी बन बोलते हैं। एंड सेल को कॉम्पिटेंट होना बहुत ज़रूरी है अगर फॉरेन डीएनए को उसके अंदर भेजना है। तो या तो आप हीट शॉक मेथड यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि आप जो सेल्स हैं उनको आप आइस के ऊपर रख दो, ठीक है? आप उसको आइस शॉक दो, उस वजह से क्या होगा, बाहर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो सेल की मेम्ब्रेन है वहाँ पे पोर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, पोर्स की वजह से जो है फॉरेन डीएनए एंटर कर जाएगा सेल के अंदर। या तो माइक्रो इंजेक्शन की मदद से, मतलब आप इंजेक्शन नीडल लाइक स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो टू इंसर्ट द फॉरेन डीएनए इनटू द होस्ट सेल्स, ठीक है? सो यही था कॉम्पिटेंट होस्ट ऑर्गेनिज्म का मतलब, कि सेल्स को सबसे पहले कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है ताकि फॉरेन डीएनए को वो अपने अंदर ले लें, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।